रामू बेटा, जरा ये लकड़ियाँ उठा देगा क्या? हाथों में अब ताकत नहीं रही। अरे काका, आप क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। आप बस बैठो, मैं अभी कर देता हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटा। रामू का एक पड़ोसी था, भोला राम। भोला राम रामू की तरह गरीब नहीं था, लेकिन उसके पास वो सुकून भी नहीं था जो रामू के पास था। उसे हमेशा ये लगता था कि रामू की इतनी इज्जत क्यों है, लोग उसे इतना क्यों मानते हैं। क्या खास है इसमें? बस लोगों की मदद करता है और सब इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें भोला राम के मन में जलन बनकर बैठ गई थी। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब ये रामू इतना भी खुश नहीं रहेगा। उधर रामू इन सब बातों से बिल्कुल अनजान अपने काम में लगा रहता था। वो दिन रात अपने खेत में मेहनत करता, धूप कितनी भी तेज हो या शरीर कितना भी थका हुआ हो, वो रुकता नहीं था। बस इस बार अच्छी फसल हो जाए तो मैं सब ठीक कर लूँगा। घर की हालत भी सुधर जाएगी और थोड़ा राहत भी मिल जाएगा। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना चाहता था कि उसकी मेहनत रंग लाए। भगवान, जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। बस इतना कर देना कि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। रामू को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। और दूसरी तरफ भोला राम के मन में पनपती जलन अब धीरे धीरे एक बुरे इरादे में बदलने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और रामू की मेहनत भी रंग लाने लगी। जिस खेत में उसने दिन रात पसीना बहाया था, अब वह खेत हरियाली से भर चुका था। चारों तरफ लहलहाती फसल, हवा चलती तो जैसे खेत मुस्कुराने लगता। अरे ये तो इस बार बड़ी अच्छी फसल हुई है। इतनी अच्छी फसल मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरी सुन ली। अब सब ठीक हो जाएगा। रामू की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। देखो तो जरा कैसे खुश हो रहा है, जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। जैसे जैसे रामू की खुशी बढ़ रही थी, वैसे वैसे भोला राम की जलन भी बढ़ती जा रही थी। अगर इसकी फसल अच्छे दाम में बिक गई तो ये तो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उधर रामू इन सब बातों से बिल्कुल अनजान अपने सपनों में खोया हुआ था। रामू, इस बार तो तेरी किस्मत खुल गई लगती है। अरे नहीं नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। मैंने तो बस मेहनत की है। तू हमेशा यही कहता है, लेकिन मेहनत भी तो तू ही करता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, फसल और भी तैयार होती जा रही थी और रामू के मन में उम्मीदें भी। बस 2-4 दिन और, फिर मैं इसे बाजार ले जाऊंगा। अच्छे दाम मिल गए तो जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह रामू अपनी आदतों के अनुसार जल्दी उठ गया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। हे भगवान, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? आसमान में काले बादल छा चुके थे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। नहीं नहीं, ये बारिश अभी नहीं होनी चाहिए। वो बिना कुछ सोचे तेज बारिश में ही खेत की ओर दौड़ पड़ा। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, रास्ते कीचड़ से भर चुके थे, लेकिन रामू रुका नहीं। जब वो खेत के पास पहुंचा तो उसकी चाल अचानक धीमी पड़ गई, जैसे उसे डर लग रहा हो जो वो देखने वाला है। और जैसे ही उसने अपने खेत की तरफ देखा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। जो फसलें कल तक लहरा रही थी, आज वही पानी में तैर रही थी, बिखर चुकी थी। हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो बस मेहनत की थी, किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं बल्कि दर्द था। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। आखिरकार वो भारी कदमों से वापस घर की ओर चल पड़ा। हर कदम जैसे उसे और नीचे गिरा रहा था। उधर भोला राम को भी इस बारिश की खबर मिल चुकी थी। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब देखता हूँ कैसे बचाता है अपनी फसल। जब उसने दूर से रामू को उदास और टूटे हुए हाल में लौटते देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती है रामू। उधर रामू अब पूरी तरह से टूट चुका था। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी जैसे रुक सी गई। काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं अपनी फसल बचा पाता। वो घंटों एक ही जगह बैठा रहता। गांव के लोग भी ये बदलाव देख रहे थे। कई लोग उसे समझाने भी आए। ये वही रामू है
जो हर समय हंसता रहता था। रामू बेटा, हिम्मत मत हार। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काका, मैंने तो सब कुछ उसी फसल पर लगा दिया था। बेटा, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। दिन बीतते गए। रामू अब खेत की तरफ देखता भी नहीं था। उधर भोला राम अंदर ही अंदर बहुत खुश था। अब आया न जमीन पर, बहुत उड़ रहा था, अपनी मेहनत पर घमंड करता था। एक शाम रामू अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था और उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या अब मैं फिर से शुरू नहीं कर सकता? कुछ पल के लिए उसके मन में एक हल्की सी सोच आई। नहीं, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो सच में सब खत्म हो जाएगा। रामू, तू हार मानने वालों में से नहीं है। तूने पहले भी मेहनत की है और फिर से कर सकता है। कभी कभी जिंदगी हमें पूरी तरह तोड़ देती है ताकि हम खुद को फिर से और मजबूत बना सकें। कई दिनों की खामोशी और टूटन के बाद वो समझ चुका था कि अगर वो ऐसे ही बैठा रहा तो उसकी जिंदगी सच में रुक जाएगी। वो दिन भर अलग अलग बातें सोचता रहा, क्या करें, कैसे करें। अगर मैं कोई छोटा काम शुरू करूं जिसमें ज़्यादा पैसे भी ना लगे। हाँ, अगर मैं पापड़ बनाकर बेचूं तो। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। शुरुआत के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए होंगे। काफी सोचने के बाद उसने एक फैसला लिया। मुझे जमींदार जी के पास जाना होगा। अगले दिन रामू गांव के जमींदार के पास पहुंचा। नमस्ते जमींदार जी। अरे रामू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। बोलो बेटा, क्या बात है? मेरी फसल तो आप जानते ही हैं, पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन मैं हार मानना नहीं चाहता। मैं एक छोटा काम शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सा काम? मैं पापड़ बनाकर बेचना चाहता हूँ। बस शुरुआत के लिए थोड़ा कर्ज चाहिए ताकि मैं सामान ले सकूँ। देखो रामू, मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत करते देखा है और सबसे बड़ी बात, तुम ईमानदार हो। ठीक है, मैं तुम्हें ये कर्ज देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत कभी मत छोड़ना। धन्यवाद जमींदार जी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उस दिन रामू के चेहरे पर कई दिनों बाद फिर से नई उम्मीद दिखाई दी। अब उसने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। वो घर पर पापड़ बनाने लगा। शुरुआत है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले दिन उसने कुछ पापड़ बनाए और एक छोटी सी ठेली लेकर गांव में बेचने निकल पड़ा। पापड़ ले लो, ताजे पापड़, घर के बने हुए पापड़। अरे रामू, अब ये नया काम शुरू कर दिया? हाँ भैया, कुछ तो करना था। शुरुआत में लोग बस देखते रहे। कुछ ने ध्यान दिया, कुछ आगे बढ़ गए। पहले दिन बहुत ज्यादा पापड़ नहीं बिके, लेकिन इस बार रामू ने हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, आज कम बिके हैं, कल ज़्यादा बिकेंगे। वो हर दिन और बेहतर पापड़ बनाने की कोशिश करता। स्वाद, आकार सब पर ध्यान देता। धीरे धीरे कुछ लोगों को उसके पापड़ पसंद आने लगे। रामू, ये पापड़ तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद, कल और भी अच्छे बनाऊंगा। समय के साथ रामू की मेहनत रंग लाने लगी। जो काम उसने मजबूरी में शुरू किया था वही अब उसकी पहचान बनता जा रहा था। धीरे धीरे उसके पापड़ पूरे गांव में मशहूर होने लगे। अब लोग खुद रामू के पास आने लगे। जहाँ पहले वो आवाज लगाता था, अब लोग उसे ढूंढते थे। ये सब धीरे धीरे सच हो रहा है। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। रामू अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो सुबह से रात तक पापड़ बनाता और दिन में बेचने निकल जाता। कुछ ही समय में उसने अपना कर्ज भी चुकाना शुरू कर दिया। जमींदार जी, ये आपके कर्ज की पहली किस्त। उधर भोला राम ये सब देख रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि पछतावा था। मैंने तो सोचा था ये कभी संभल ही नहीं पाएगा, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा आगे निकल गया। उसे अब अपनी सोच पर शर्म आने लगी। काश मैं इसकी बुराई सोचने की जगह कुछ अच्छा करता। एक दिन भोला राम ने हिम्मत करके रामू से बात करने का फैसला किया। रामू, हाँ भोला राम, बोलो। मुझसे गलती हो गई। मैं हमेशा तुम्हारा बुरा सोचता रहा, तुमसे जलता रहा, लेकिन तुम तो हमेशा अच्छा ही करते रहे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना।
भोला राम, बीती बातें याद रखने से क्या फायदा? अगर अब समझ आ गई है तो वही सबसे बड़ी बात है। मतलब तुम मुझे माफ कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। सुबह सुबह धुंध गांव को ऐसे ढक लेती थी जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। रघुनाथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा दोनों हाथ रगड़ रहा था। इस ठंड में भी काम नसीब नहीं। पता नहीं भगवान मेरी परीक्षा कब खत्म करेंगे। रघुनाथ कभी मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर लेता था, लेकिन बीते सालों में उस पर कर्ज चढ़ता ही चला गया। किसी से उधार लिया, किसी से सामान, और अब हालत यह थी कि गांव में लोग उसे काम देने से भी कतराने लगे थे। फिर भी उसके स्वभाव में कभी करवाहट नहीं आई। गांव में कोई बीमार मिल जाता तो रघुनाथ हाल चाल पूछ लेता। किसी को बोझ उठाने में दिक्कत होती तो बिना बोले हाथ बटा देता। दोपहर होते होते वह काम की तलाश में गांव की गलियों से लौट रहा था। तभी उसकी नजर बाजार के कोने पर पड़ी। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके सामने एक बेहद पुराना ठेला खड़ा था। ठेला इतना जर्जर था कि लगता था जैसे कई पीढ़ियां उसे ढकेल चुकी हो। बूढ़ा आदमी ठेले पर हाथ फेरते हुए बोल रहा था, ले लो भाया, अब इस शरीर में ताकत नहीं बची। इस ठेले को ढकेलना अब मेरे बस का नहीं। रघुनाथ रुक गया। वह ठेले को ध्यान से देखने लगा। ठेला? अगर मेरे पास ठेला होता तो कुछ न कुछ बेचकर पेट तो पाल ही सकता था। वह बूढ़े आदमी के पास गया। काका, ये ठेला कितने का दोगे? बूढ़े आदमी ने रघुनाथ को ऊपर से नीचे तक देखा। बेटा, बहुत पुराना है, पर मेरे लिए यह आखिरी सहारा है। जितना दे सको दे देना। काका, मेरे पास ज्यादा नहीं, पर जो है वो सब दे सकता हूँ। कुछ देर सोचकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। पैसे से ज्यादा मुझे तसल्ली चाहिए थी। ले जा बेटा, शायद ये ठेला तेरे काम आ जाए। शाम तक वह ठेला ढकेलता हुआ अपनी झोपड़ी तक ले आया। झोपड़ी के दरवाजे पर ठेला खड़ा कर वह वहीं जमीन पर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे दिखने लगे थे। ठेला तो आ गया, पर अब इसमें बेचूं क्या? फलों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? काफी देर तक वह यूं ही बैठा रहा। फिर उठकर गांव की तरफ गया। एक एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने मना किया, किसी ने पुराना कर्ज याद दिलाया। थक हार कर वह लौट आया। झोपड़ी में घुसते ही वह सीधे अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। हे भगवान, अगर कुछ करना है तो अभी करना। और वह गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी झोपड़ी में आई। रघुनाथ ने आंखें खोली। जैसे ही उसने बाहर देखा वह सन्न रह गया। उसका ठेला तरह तरह के ताजे फलों से भरा हुआ था। सेब, संतरे, अमरूद सब करीने से सजे हुए। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, अगर ये आपकी कृपा है तो मैं इसे कभी गलत काम में नहीं लाऊंगा। तभी ठेले के भीतर से एक शांत और गहरी आवाज आई। डर मत रघुनाथ। कौन है? मैं वही हूँ जिसे तू कल घर लाया था। रघुनाथ की नजर ठेले पर टिक गई। मैं उन लोगों के लिए हूँ जो टूटने के बाद भी दूसरों का भला सोचते हैं। रघुनाथ चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघुनाथ कुछ पल तक ठेले को देखता रहा। ठंडी हवा के बीच भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। अगर तू सच में बोल सकता है तो ये बता, तू मेरे पास क्यों आया? ठेले से वही शांत आवाज आई। क्योंकि तूने कभी अपने दुख को दूसरों के दुख से बड़ा नहीं माना। तूने खाली पेट सोना स्वीकार किया, पर किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। रघुनाथ चुपचाप सुनता रहा। पर मैं तो खुद कर्ज में डूबा हूँ। मेरे पास देने को कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं तेरे पास हूँ। याद रख, मैं फल दूंगा, पर रास्ता तुझे खुद चुनना होगा। अगर ये सच है तो मैं मेहनत करूंगा। ठंड में जो कमजोर हैं उनका सहारा बनूंगा। उसी दिन सुबह रघुनाथ ने ठेले को साफ किया।
फलों को ठीक से सजाया। उसने कोई बड़ा नारा नहीं लगाया, न ही किसी को आवाज दी, बस ठेले के पास खड़ा हो गया। गांव के कुछ लोग ठंड से कांपते हुए निकल रहे थे। उनकी नजर फलों पर पड़ी। अरे रघु, ये फल कहाँ से लाया? कल तो तेरे पास कुछ भी नहीं था। बस भगवान की मेहरबानी है। और दाम? जितना दे सको, और जिनके पास कुछ ना हो उनके लिए भी फल हैं। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ठंड के दिनों में फल खरीदना किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, हाथ कांप रहे थे। बेटा, 2 दिन से शरीर में ताकत नहीं, एक फल दे दे। रघुनाथ ने बिना कुछ पूछे एक संतरा उसके हाथ में रख दिया। बुजुर्ग ने जैसे ही खाया, उसके चेहरे पर राहत दिखी। अरे वाह बेटा, ये फल तो जैसे जादू ही हो। इसे खाते ही जैसे शरीर में कोई ताकत आ गई हो। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई एक फल ले गया, कोई 2, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने बस दुआ। शाम का समय, रघुनाथ थका हुआ था, उसके चेहरे पर सुकून था। आज पहली बार मेहनत बोझ नहीं लगी। ठेले से आवाज आई, याद रख रघुनाथ, लोग चमत्कार नहीं खरीदते, वे भरोसा खरीदते हैं। अगले कुछ दिन ठंड और बढ़ गई। कई लोग कमजोरी और सर्दी से परेशान थे। रघुनाथ रोज ठेला लेकर निकलता, फल बेचता और जरूरतमंदों को देता। गांव में बातें फैलने लगी। रघु का ठेला कुछ अलग है, उसके फल खाने से ठंड कम लगती है। एक रात रघुनाथ झोपड़ी के बाहर बैठा आग ताप रहा था। अगर तू मेरे साथ न होता तो मैं अब भी खाली हाथ होता। ठेले से आवाज आई, मैं हमेशा नहीं रहूंगा। क्या मतलब? जिस दिन तू खुद दूसरों का सहारा बन जाएगा, उस दिन मेरी जरूरत नहीं रहेगी। रघुनाथ कुछ देर तक आग की लपटों को देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, समझ थी। रात गहरी हो चली थी। ठंड की हवा पहले से ज्यादा तेज थी। रघुनाथ आग के पास बैठा हुआ ठेले की बातों को याद कर रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में दूसरों का सहारा बन सकता हूँ? अगली सुबह गांव में हलचल थी। ठंड के कारण कई लोग काम पर नहीं जा पाए थे। कुछ के पास खाने को था तो कुछ के पास दवा तक नहीं। रघुनाथ रोज की तरह ठेला लेकर निकला। आज ठेले में फल पहले से ज्यादा थे, पर रघुनाथ का मन आज बेचने में नहीं लग रहा था। वह उन चेहरों को देख रहा था जो ठंड और कमजोरी से झुके हुए थे। आज अगर मैं सिर्फ बेचूंगा तो फर्क क्या रह जाएगा? वह ठेले के पास खड़ा रहा। लोग आते रहे, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने नहीं। रघुनाथ सबको एक ही नजर से देखता रहा। दोपहर के समय एक आदमी कांपते हुए आया। आवाज में कमजोरी थी। रघु, आज काम नहीं मिला, शरीर जवाब दे रहा है, कुछ मदद कर दे। रघुनाथ ने बिना सोचे उसे 2 फल थमा दिए। पहले इसे खा लो, पैसे बाद में देखेंगे। आदमी की आंखें भर आईं। भगवान तेरा भला करे रघु। शाम ढलने लगी। ठेले में फल कम होते जा रहे थे। रघुनाथ जानता था आज शायद उसकी कमाई नहीं होगी। वह घर की तरफ लौटने ही वाला था कि ठेले से आवाज आई। आज का हिसाब देख। उसने ठेले में झांका। मैंने तो आज ज्यादातर फल बांट दिए थे। जब देना आदत बन जाए तो कमी नहीं रहती। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। वही रात रघुनाथ झोपड़ी के बाहर खड़ा था। ठेला सामने खड़ा था। आज मुझे समझ आ गया, अब मैं डरता नहीं हूँ। तो मेरी परीक्षा पूरी हुई। रघुनाथ चौंक गया। कौन सी परीक्षा? क्या तू सिर्फ पाने के लिए अच्छा है या देने के लिए भी? हवा तेज चली, ठंड बढ़ गई। अगली सुबह रघुनाथ जल्दी उठा, सीधे बाहर आया। वह ठिठक गया। ठेला अब वैसा ही पुराना था जैसा पहले दिन था। ना कोई फल, ना चमक। तो तू चला गया। ठेले से कोई आवाज नहीं आई। रघुनाथ कुछ देर तक खामोशी से खड़ा रहा। कुछ दिन बाद रघुनाथ वही ठेला लेकर गांव में फल बेच रहा था। अब फल जादू से नहीं, मेहनत से आते थे। कुछ लोग उधार पर लेते, कुछ कम दाम पर अब गांव रघुनाथ के साथ खड़ा था। रामगढ़ गांव में
हरिया नाम का एक व्यक्ति था। हरिया बहुत दयालु और मददगार था। गरीब होने के बावजूद वह हर जरूरतमंद की मदद करता था। एक सुबह गांव के चौपाल पर बूढ़े गंगाराम बैठे थे। उनके घर में 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। तभी हरिया वहां से गुजर रहा था। गंगाराम को देखकर वह उनके पास गया। क्या बात है गंगाराम काका, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, 2 दिनों से काम नहीं मिला। घर का राशन समाप्त हो गया है। परिवार भूखा है। 2 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस इतनी सी बात काका, आप चिंता मत कीजिए। शाम तक रात का खाना आपके घर पहुंच जाएगा। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ काका, क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन अपने किस्मत पर नहीं। अच्छा काका, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। इतना कहकर हरिया अपने घर की तरफ चल दिया। गंगाराम काका को कह तो दिया, लेकिन मेरे पास तो बस 2 वक्त का ही रोटी है। नहीं, मैं तो बिना खाए भी रह सकता हूँ, लेकिन गंगाराम काका और उनका परिवार 2 दिनों से भूखा है। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत है वही मैं उन्हें दे आता हूँ। यह सोचकर हरिया अपने घर में रखे हुए अनाज लेकर गंगाराम के घर पहुंचा। गंगाराम काका, अरे ओ गंगाराम काका, जरा बाहर आइए। अरे हरिया बेटा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। नहीं काका, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अभी तो आप ये लीजिए और रात के भोजन की तैयारी कीजिए। हरिया बेटा, समझ नहीं आता, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। अरे काका, एहसान की बात मत कीजिए। बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करता रहूं। इतना कहकर हरिया अपने घर लौट आया। आज वह भूखे पेट सोया, पर मन में सुकून था कि उसकी वजह से किसी घर का चूल्हा जला। फिर एक समय की बात है, गांव में बारिश न होने के कारण सबकी फसलें बर्बाद हो गईं। गरीब किसानों के पास इतना भी नहीं बचा कि वे जैसे तैसे अगली फसल आने तक गुजारा कर सकें। इस साल की आपदा तो जैसे पूरे गांव को अपनी भयंकर चपेट में ले ली है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पता नहीं हम गांव वाले इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। अब तो बस ईश्वर ही सहारा है। हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली। अगर कुछ दिनों में कोई उपाय न निकला तो हमारे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हरिया भी इस हालत से बहुत परेशान था। वह सोच में डूब गया कि आखिर गांव वालों की मदद कैसे की जाए। आखिरकार वह गांव के मुखिया धमीर के पास पहुंचा। मुखिया जी, अब मुझसे गांव वालों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या किया जाए हरिया, मुझे तो कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा। मुखिया जी, क्यों न हम गांव के जमींदार साहब से जाकर कुछ मदद मांग लें? मैंने उनसे बात की थी, लेकिन उनका कहना है कि वे ज्यादा दिनों तक मदद नहीं कर पाएंगे। मैंने पड़ोसी गांव से भी बात की है, पर वहां से मदद आएगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता। कोई बात नहीं मुखिया जी, आप भगवान पर भरोसा रखिए और कोशिश करते रहिए। मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्दी इस मुसीबत से निकल आएंगे। मुखिया धमीर से बात करके हरिया अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने हर कोना खंगाला,
तो बस एक बोरी अनाज और कुछ मसाले ही मिले। बस इतना ही? इसका क्या करूं? अगर सब में बांटने गया तो कुछ ही लोगों को दे पाऊंगा। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। चलो, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक वक्त का ही सही, सबको कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन हरिया गांव के चौपाल के पास एक पुराना ठेला लेकर पहुंचा। ठेले पर उसने एक चिट्ठी टांग दी, 1 रुपए में भरपेट भोजन, और जिसके पास रुपए भी ना हो उनके लिए भी भोजन। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। जहां सब अपने पास बचे हुए थोड़े बहुत अनाज आने वाले दिनों के लिए बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं हरिया इतने कठिन समय में इतना सस्ता बल्कि लगभग मुफ्त भोजन बांट रहा था। अरे भाई हरिया, क्या बात है? इस भूखमरी जैसी हालत में तुम लगभग मुफ्त में भोजन बांट रहे हो। अरे किशन भाई, मेरे पास एक वक्त का अनाज बचा था, सोचा क्यों ना वही गांव वालों में बांट दूं। आगे जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। वाह भाई हरिया, मान गए तुम्हारी दयालुता को। सच में ऐसा इंसान बनना हर किसी के बस की नहीं। जहाँ सब अपने लिए सोच रहे हैं, वहाँ तुम दूसरों का पेट भर रहे हो। वाह भाई वाह। धीरे धीरे लोग आने लगे। गरम गरम खिचड़ी की खुशबू चौपाल के चारों ओर फैलने लगी। लोग गाय भरपेट खाया और कुछ ने अपने घर के लिए भी थोड़ा बांध कर ले गए। वाह भाई, आज तो मजा ही आ गया। कई दिनों बाद भरपेट खाना नसीब हुआ। शाम तक लगभग सभी लोग खाना खाकर जा चुके थे। तभी गांव के मुखिया धमीर वहां पहुंचे। वाह भाई हरिया, मानना पड़ेगा तुम्हारे इस समुद्र जैसे बड़े दिल को। जहाँ हर कोई बचाने में लगा है, वहाँ तुम अपना सब कुछ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगा रहे हो। मुखिया जी, मेरे पास तो बस इतना ही अनाज बचा था जिससे एक वक्त का भोजन बांट सका। उसी वक्त गांव के सेठ वहां आए। हरिया, मानना पड़ेगा तुम्हारे त्याग और विश्वास को। गरीब होते हुए भी तुमने वो कर दिखाया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें गर्व है कि तुम हमारे गांव में रहते हो। अब से तुम रोज अपना ठेला यहीं लगाना। जब तक गांव की हालत ठीक नहीं हो जाती, सारा खर्चा मैं दूंगा। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप हमारे बुरे वक्त में सच्चे सहयोगी बन रहे हैं। सेठ जी, आज आपके इस निर्णय ने पूरे गांव को भूख से बचा लिया है। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे उपकार कैसा मुखिया जी? आखिर यह गांव मेरा भी तो है। उस दिन के बाद से हरिया रोज चौपाल के पास अपना ठेला लगाने लगा। गांव वाले वहां आते, भरपेट खाना खाते और हरिया की दया और सेवा भावना की चर्चा चारों ओर फैल गई। उसका नाम हरिया था। वह बचपन से ही अकेला था। न माँ बाप, न घर आंगन, न कोई सहारा। गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में लोग उसे बड़ा होते देखते रहे। न पढ़ाई हुई, न कोई काम सीखा। जिस दिन पेट ज्यादा जलता, वह किसी घर के बाहर बचे कुचे टुकड़े तलाश लेता। बस ऐसे ही बचपना बीता। 12 वर्ष की उम्र में उसने पहली बार चोरी की। चोरी भी क्या, एक घर के आंगन में सूख रही रोटी उठा ली। उस दिन से उसके मन में यह बैठ गया कि पेट और डर दोनों एक साथ नहीं चलते। धीरे धीरे यह उसका सहारा बन गया। साल बीतते गए। अब उसकी उम्र 22 की हो चुकी थी। चेहरा शांत था, चाल धीमी, आंखें गहरी। लोग उसे देखकर कुछ समझते नहीं थे, पर वह लोगों को देखकर सब समझ लेता था। उसकी चोरी आम चोरों जैसी नहीं थी। पहले वह सामने वाले की रुचि समझता, किसे कौन सा बात पसंद आता है।
जब उसे यह बात समझ आ जाती, वह धीरे धीरे उसी बात को पकड़कर सामने वाले के मन में जगह बना लेता। बातें इतनी मीठी कि सुनने वाला सोच भी ना पाए। फिर वह घर में कुछ दिन रह लेता, कामकाज में हाथ भी बटा देता, खाना पीना रोजमर्रा का सब संभाल लेता। और जब भरोसा पूरा बैठ जाता, तब एक दिन चुपचाप बिना आवाज वह लापता हो जाता, साथ में घर की वह चीज लेकर जिसे संभाल कर रखा गया था। यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन चोर हरिया एक नए गांव में पहुंचा। दोपहर का समय था, रास्ता एकदम शांत। चलते चलते उसकी नज़र रास्ते किनारे बैठे एक कारीगर पर पड़ी। कारीगर के सामने बैलगाड़ी के कुछ पुर्जे पड़े हुए थे और वह उन्हें देखते हुए खुद से बातें कर रहा था। इस बार ऐसी बैलगाड़ी तैयार करूंगा कि जमींदार देखता ही रह जाएगा, ढेर सारा इनाम देगा और गांव वाले तो देखते ही रह जाएंगे। मेरी कारीगरी का कोई जवाब नहीं। अच्छा, तो इसकी रुचि नई चीजें बनाने में है। वह धीरे धीरे कारीगर के पास गया। अरे वाह भैया, आपने तो बड़ी ही सुंदर बैलगाड़ी बनाई है। सच कहूँ, ऐसी बैलगाड़ी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। आप तो वाकई कमाल के कारीगर हैं। कहाँ से सीखी इतनी बढ़िया कला? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी क्या बात है। बस कभी कभी मन में कुछ आ जाता है तो बना देता हूँ। कभी अच्छा बन जाए तो गांव में लोग तारीफ कर देते हैं। नहीं भैया, ये कोई साधारण काम नहीं है। आप में जरूर कोई खास हुनर है। ये चीज सबके बस की नहीं। अरे भाई, तुम तो बस यूं ही तारीफ किए जा रहे हो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? मैं हरिपुर गांव से आया हूँ। नाम है हरिया। मैं भी थोड़ी बहुत कारीगरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक कुछ खास बन नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई, हुनर धीरे धीरे ही चमकता है। मेहनत करते रहोगे तो तुम भी एक दिन बड़े अच्छे कारीगर बनोगे। अच्छा, घर पर और कौन कौन है? कोई नहीं भैया, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है। अरे, ये तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो रुक जाता हूँ। आपके साथ रहूँगा तो शायद कुछ कारीगरी मैं भी सीख लूँ। बस यही तो बात हुई। आज से तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। उस दिन से हरिया उसी कारीगर के साथ रहने लगा। उस कारीगर का नाम था बिरजू। पूरा गांव उसे कारीगर बिरजू के नाम से जानता था। हुनर उसका अच्छा था। बैलगाड़ी हो या हल की पट्टी, टूटी चारपाई हो या खेत का औजार, बिरजू हाथ में ले ले तो उसे ठीक करके ही छोड़ता। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बेहद लापरवाह था। जब पैसा आता तो थोड़े ही दिनों में उड़ जाता। कभी नई औजार खरीदना तो कभी सट्टे में 2-4 सिक्के लगा देना। बचत नाम का कोई चीज तो था ही नहीं उसके जीवन में। उसकी सोच साफ थी, जितना है उतना खर्च कर लो, जब जरूरत पड़ेगी तब काम करके फिर कमा लेंगे। और सोच भी यही कि जब पैसे कम पड़ जाते तो वह गांव वालों से थोड़ा उधार ले लेता, फिर 2-4 दिन में काम पकड़कर उधार भी लौटा देता था। हरिया। जी बिरजू भैया। ये लो, और बाजार से थोड़ा सामान ले आओ। ठीक है बिरजू भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। हरिया रोज इसी तरह बिरजू से 1 रुपया लेकर बाजार जाता। सब्जी ताजी ले आता, दाल चावल भी थोड़ा थोड़ा लेता और हाँ, हर बार कुछ न कुछ पैसे बचा भी लेता, जिन्हें वह चुपचाप अपनी पुरानी कमीज के अंदरूनी जेब में दबा लेता। बिरजू कभी नहीं पूछता बचे या नहीं। दिन भर हरिया घर संभालता, चूल्हा जलाना, दाल पकाना, आंगन धोना, पुरानी धोती धोकर रस्सी पर फैलाना, सब चुपचाप
अपने मन से करता। शाम को जब बिरजू काम से लौटता, हरिया उसके पास बैठ जाता। बिरजू कोई काम करता तो बोलता, हरिया, काम में मन लगाना सीख। मेहनत में मजा तभी आता है जब इरादा साफ हो। जहाँ दिक्कत लगे वही नया तरीका सोच, यही असली हुनर है। और हरिया ध्यान से सीखता। बिल्कुल गुरु चेले जैसा रिश्ता बन गया था। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला कब 1.5 महीना गुजर गया। पहली बार जीवन में हरिया कहीं इतने लंबे समय तक ठहरा था। शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ उसे कुछ सीखने को मिल रहा था। पर इंसान का पुराना स्वभाव भी जल्दी कहाँ जाता है। एक शाम हरिया अकेला बैठा था। बिरजू अभी तक लौट नहीं पाया था। आंगन की धूप ढल रही थी। बिरजू भैया कितना सीधा है। अगर मैं चाहूँ तो एक रात में सारा घर खाली। काफी दिन हो गए यहाँ, अब शायद चल देना चाहिए। काम भी सीख लिया और कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। उस रात जब बिरजू घर आया, उसके हाथ में नोटों की कुछ गड्डियाँ थीं और वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। हरिया, देख, जो मैंने बैलगाड़ी का ढांचा बनाया था ना, वह जमींदार साहब को बहुत पसंद आया। खुश होकर उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए। अरे वाह भैया, आप तो सच में कमाल के हो। अब तो पूरे गांव में आपकी ही चर्चा हो रही होगी। अच्छा सुन, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। तू मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना और सो जाना। बिरजू कुछ पैसे अपने पास रखकर बाकी पैसे पलंग पर छोड़ देता है और बाहर की ओर चल पड़ता है। सच कहूँ तो बिरजू भैया बहुत लापरवाह हैं। इतने पैसे ऐसे छोड़कर कौन जाता है भला। वैसे मौका तो अच्छा है, लेने का मन नहीं है, लेकिन अब जा ही रहा हूँ तो साथ ले चलता हूँ। वैसे भी बिरजू भैया के पास रहा तो कुछ ही दिनों में उड़ ही जाएगा। यह कहकर हरिया वो पैसे उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार हरिया को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। हालांकि इस बार उसने बड़ा हाथ मारा था। उसका मन बेचैन था। अंतरात्मा बार बार कह रही थी कि उसने गलत किया है। चलते चलते रात काफी हो गई। हरिया थक भी चुका था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का सोचा और वह वहीं बैठ गया। आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया है। चोरियां तो मैंने पहले भी बहुत की है, लेकिन ऐसी बेचैनी तो कभी नहीं हुई। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्या करूं? अगर वापस गया तो बिरजू भैया शायद मुझे भगा देंगे, लेकिन अगर नहीं गया तो यह बात जीवन भर खलेगी। बहुत देर सोचने के बाद हरिया एक निर्णय पर पहुंचा। नहीं, मैं वापस ही जाऊंगा। बिरजू भैया जो भी सजा देंगे मैं मान लूंगा, पर अब मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सोचकर वह तुरंत उठता है और वापस गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। बिरजू क्या करेगा, माफ करेगा या नहीं। बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके कदम रुके नहीं। सुबह होते होते वह बिरजू के घर पहुंच गया। वह धीरे से अंदर गया। बिरजू गहरी नींद में था, जैसे उसे किसी बात की छोटी सी भी चिंता न हो। हरिया चुपचाप पैसे वहीं उसके पास रख देता है, फिर बाहर आकर चौखट पर बैठ जाता है। उसके अंदर कुछ ठहर नहीं रहा था। मन में सवाल एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे थे। धड़कनें तेज थीं, जैसे कुछ होने वाला हो। पैर वहीं थे, लेकिन मन कई जगह भाग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा आगे। बस इंतजार था बिरजू के जागने का और सच का सामना करने का। तभी बिरजू घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में वही नोटों की गड्डी थी। यह देखकर हरिया के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। डर, शर्म और बेचैनी
सब एक साथ उसके भीतर उमड़ पड़े। तभी बिरजू उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह हाथ हरिया के लिए किसी पत्थर के बोझ से कम नहीं था। हरिया, ये ले 5,000 रुपए। आखिर तेरी भी तो कुछ जरूरतें होंगी। यह सुनते ही हरिया की आंखें भर आई। उसने जीवन में पहली बार इतना सच्चा अपनापन महसूस किया। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस जड़ सा खड़ा रह गया। और उधर बिरजू बड़े ही मजे से गांव की राह पर निकल गया। मैंने क्या क्या सोचा था और बिरजू भैया ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। हे भगवान, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। जीवन भर बिरजू भैया के साथ रहकर उनकी सेवा करूँगा, उनसे सीखूंगा और समाज के भले के लिए नए नए खोज करूँगा। एक छोटे से फैसले ने हरिया के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। पापड़ वाला पापड़, मसालेदार पापड़, चटकदार पापड़। अरे वाह श्यामू भैया, आज के पापड़ तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक काम करो, 4 किलो तौल दो। ये लीजिए 4 किलो पापड़, आपके हुए 120 रुपए। श्यामू के पापड़ पूरे गांव में मशहूर थे। गांव वाले बड़े चाव से उसके पापड़ खाया करते थे। दिन भर श्यामू पापड़ बेचता और शाम ढलते ढलते घर लौट आता। अरे रीमा, आए, आ गए आप। कैसा रहा आज का दिन? हर रोज की तरह आज भी सारे पापड़ बड़ी जल्दी बिक गए। हमारे पापड़ हैं ही इतने स्वादिष्ट। अच्छा, अब आप जल्दी से हाथ मुंह धुलकर बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर एक सुबह श्यामू रोज की तरह ठेला लेकर पापड़ बेचने गांव की तरफ निकला। पापड़ वाला पापड़, मसालेदार पापड़, चटकेदार पापड़। अरे दीमू भैया, रुको तो जरा। अरे श्यामू भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे पापड़ बिके या नहीं? क्यों नहीं बिकेंगे दीमू भैया, आपको तो पता ही है गांव में मेरे पापड़ कितने प्रसिद्ध हैं। हाँ भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है शायद। क्या नहीं पता है दीमू भैया? यही कि गांव में लाला सेठ की दुकान पर पैकेट वाले पापड़ आए हैं। गांव के सभी लोग वहीं से पापड़ खरीद रहे हैं। पैकेट वाले पापड़? हाँ तो क्या हुआ, पैकेट में डाल देने से स्वाद थोड़ी ना बढ़ जाता है। देखना, अभी भी गांव में सभी लोग मेरे ही पापड़ खरीदेंगे। अरे नहीं नहीं, वो पापड़ तो बड़े ही मसालेदार और कुरकुरे हैं, और सबसे बड़ी बात वो सस्ते भी हैं और लंबे समय तक खराब भी नहीं होते हैं। और हाँ श्यामू भाई, वो जो मैंने 10 किलो पापड़ का बोला था कल, वो अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। श्यामू आगे बढ़ता है और चौपाल के पास खड़े होकर आवाज लगाने लगता है। पापड़ वाला पापड़, चटकेदार पापड़। सुबह से शाम हो गई, पर आज श्यामू के ठेले पर कोई झांकने तक नहीं आया। कल तक जो पापड़ पूरे गांव में प्रसिद्ध थे, आज उसको कल के आए शहर के पैकेट वाले पापड़ ने कहीं का न छोड़ा। श्यामू दुखी मन से घर पहुंचा। आज रीमा बाहर ही खड़ी थी, जैसे वह श्यामू का ही इंतजार कर रही हो। रीमा, गांव में शहर के पैकेट वाले पापड़ आए हैं, जिस कारण आज हमारे एक भी पापड़ नहीं बिके। हाँ, पता चला, लेकिन आप चिंता मत करिए, जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आज चिंता के मारे दोनों बिना खाए सोने चले गए, पर नींद भी कहाँ आती। बरसों से जमाया धंधा आज लगभग ठप होने के कगार पर था। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ श्यामू फिर ठेला लेकर पापड़ बेचने गांव की तरफ निकला। हे भगवान, अब बस आप ही का आसरा है। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़, चटकेदार पापड़। श्यामू कई घरों के सामने रुका, इस आस में कि हर बार की तरह आज भी वे पापड़ खरीदने बाहर आएंगे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। आज पूरे दिन श्यामू ठेला लेकर इधर उधर भटकता रहा, पर आज उसकी 1 रुपए की भी बिक्री न हुई। थक हार कर शाम को वह घर पहुंचा। ठेले में पापड़ ज्यों का त्यों देखकर रीमा समझ गई कि आज भी कोई बिक्री नहीं हुई होगी। आज फिर दोनों भूखे पेट सो गए।
ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। श्यामू का नुकसान बढ़ता गया और अब हालत ये हो गई कि उनके पास अगले कुछ दिनों का ही राशन बचा था, जिस कारण उन्होंने बड़ी भारी मन से यह फैसला लिया कि बरसों से जमाया हुआ व्यापार अब वह बंद कर देंगे। घर का राशन खत्म होने को आ गया है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ऐसे किस्मत के भरोसे बैठे रहें तो जल्दी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम करे भी तो करे क्या। एक ही काम तो आता था, वो भी ठप पड़ गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे। आप उम्मीद मत हारिए, जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। हाँ रीमा, तुम सही कहती हो। मैं अभी गांव में जाकर कुछ काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। ठीक है जी, मैं भी आस पड़ोस में देख लेती हूँ। कोई झाड़ू पोछा या बर्तन धोने जैसा काम शायद मिल जाए। नहीं रीमा, तुम रहने दो, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। इतना कहकर श्यामू इस आस में कि आज कोई काम मिल जाए घर से निकल पड़ता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं काम मांगने। चलो जमींदार जी के पास ही जाता हूँ, बड़े आदमी हैं, कोई ना कोई काम दे ही देंगे। अरे दीनाराम, जमींदार जी है क्या हवेली में। क्यों, क्या काम है मालिक से? क्या बताऊं भाई, गांव में मेरा छोटा मोटा पापड़ का व्यापार था, लेकिन अब वो ठप पड़ गया है, जिस कारण मैं कोई दूसरे काम की तलाश में हूँ। अगर हवेली में कोई काम हो तो मैं कर लूँगा। नहीं भाई, अभी हवेली में कोई काम नहीं है तुम्हारे लायक, जाओ कहीं और देख लो। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे लायक कोई काम हुआ तो जरूर याद करना। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। श्यामू दिन भर में कई जगह काम की तलाश में गया, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वह घर लौट आया। क्या हुआ, कोई काम मिला? नहीं रीमा, मैं कई जगह गया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए खाना खा लेते हैं, 2 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। ऐसे में कोई काम मिल भी गया तो कैसे करेंगे आप? दोनों बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर किस्मत उनके साथ क्या खेल कर रही है। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है, मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुन लाता हूँ। श्यामू लकड़ियाँ चुनने जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसका मित्र हरीलाल मिल जाता है। अरे मित्र श्यामू, कैसे हो? सुना है तुम्हारा पापड़ का व्यापार ठप पड़ गया है। हाँ मित्र, बड़ी मुश्किल परिस्थिति से जूझ रहा हूँ। मित्र श्यामू, मुझे लगता है अब तुमको नए काम की तलाश करना चाहिए। मैंने कोशिश किया था, पर यहाँ गांव में मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। हाँ मित्र, गांव में काम मिलना तो मुश्किल ही है। तुम शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। क्या शहर? ठीक है, सोचता हूँ। इतना कहकर श्यामू जंगल की तरफ बढ़ जाता है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या शहर जाना ठीक रहेगा? लेकिन अगर नहीं गया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। श्यामू लकड़ियाँ चुनता है और घर चला आता है। घर पहुंचकर वह शहर जाने वाली बात अपने पत्नी को बताता है। यहाँ रहकर भूखे मरने से तो अच्छा ही है कि हम शहर चले जाएं। ठीक है रीमा, अगर तुम्हारा भी यही ख्याल है तो हम सुबह होते ही शहर के लिए निकल पड़ेंगे। उस रात दोनों खाना खाकर लेट गए। आज नींद उनसे कोसों दूर थी। कल का दिन कैसा होगा, शहर में जाके कहाँ ठहरेंगे, कोई काम मिलेगा या नहीं, बस यही सवाल मन में बार बार चिंता पैदा कर रही थी। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही वे शहर के लिए निकल गए। अपने किस्मत के भरोसे आगे क्या होगा इससे अनजान दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों के सफर के पश्चात दोनों शहर पहुँचे। वो जगह उनके लिए बिल्कुल अनजान थी।
हम आ तो गए शहर, लेकिन अब जाए कहाँ? ये शहर तो बिल्कुल ही अनजान है हमारे लिए। मेरे पहचान का एक आदमी तो है जो इस शहर में रहता है, लेकिन कहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता। अगर उससे एक बार हम मिल लें तो कुछ काम बन सकता है। ठीक है, चलिए हम पूछते हुए उनका पता ढूंढ लेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं और बड़ी देर की खोज-पूछ के बाद आखिरकार वे उस अनजाने शहर में किसी अपने के घर पहुंचे। अरे सुरेश भैया, कैसे हो? अरे श्यामू, आओ आओ भाई, क्या बात है? लगता है पापड़ का व्यापार बड़ी अच्छा चल रहा है। तभी तो भाभी जी के साथ शहर घूमने निकले हो। अरे नहीं नहीं सुरेश भैया, ऐसी किस्मत नहीं रही अब हमारी। क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊं सुरेश भैया। और श्यामू पूरी बात सुरेश को बताता है कि कैसे उसे अपना व्यापार बंद करना पड़ा और शहर आने पर मजबूर होना पड़ा। अच्छा, तो तुम्हारा पापड़ का व्यापार ठप पड़ गया। बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हाँ सुरेश भैया, अब तो बस अपने किस्मत के भरोसे शहर आ गए हैं, इस आस में कि कोई काम मिल जाए। हाँ हाँ, काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन रहोगे कहाँ? कोई रिश्तेदार है या नहीं इस शहर में? नहीं भैया, अब तो बस आप ही का सहारा है। देखो श्यामू, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख पाऊंगा, लेकिन हाँ, एक वादा जरूर कर रहा हूँ कि तुम्हें काम दिलाने में पूरी मदद करूंगा। सुरेश उन दोनों को अपने साथ काम दिलाने ले जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद श्यामू को एक जगह काम मिल जाता है। चलो भाई श्यामू, काम तो मिल गया, अब मैं चलता हूँ। लेकिन सुरेश भैया, हम रहेंगे कहाँ? उसकी चिंता मत करो, तुम यहाँ अकेले नहीं हो जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारे जैसे यहाँ पर कई लोग हैं। चलो, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ आता हूँ। सुरेश उन दोनों को एक सड़क के किनारे ले जाकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अजी, हम यहाँ सड़क किनारे कैसे रह पाएंगे? रहना पड़ेगा रीमा, और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी हम यहाँ अकेले थोड़ी हैं। वो रात दोनों जैसे तैसे सड़क किनारे बिना बिस्तर के लेट गए। अगले दिन श्यामू काम पर जाने के लिए निकलता है और रीमा वहीं सड़क किनारे रुक जाती है। शाम को वह काम करके वापस लौट आया। आज वह बेहद थका हुआ लग रहा था। क्या बात है जी, आप इतने थके हुए नजर आ रहे हो। मत पूछो रीमा, वो लोहा पीटकर जो शरीर में दर्द उठ रहा है वो मेरे सहन से बाहर है। क्या सच में वो काम इतना मुश्किल है? आप कल से वहाँ मत जाना, हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं रीमा, बड़ी मुश्किल से तो एक काम मिला है। मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। और दर्द का क्या है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं। पास के मंदिर से कुछ लोग आए थे जो यहाँ सभी को भोजन बांट रहे थे। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। आज दिन भर के मेहनत के बाद भरपेट भोजन नसीब होगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे एक महीना गुजर जाता है। महीने के आखिरी दिन श्यामू को अपनी पहली 5,000 की तनख्वाह मिले। अजी, अब हमको यहाँ सड़क किनारे नहीं सोना पड़ेगा। हम इन पैसों से एक घर किराए पर ले लेंगे। हाँ रीमा, चलो हम सुरेश भैया के पास चलते हैं। वो हमको सही दाम पर घर दिलवा देंगे। दोनों सुरेश के पास पहुँचे। क्या बात है श्यामू, आज बड़ी खुश नजर आ रहे हो। हाँ सुरेश भैया, आज पहली तनख्वाह मिली है। अच्छा, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सुरेश भैया, हम सोच रहे थे कि इन पैसों से एक घर किराए पर ले लें। कब तक सड़क किनारे रहेंगे? क्या किराए पर घर 5,000 में? अरे भाई श्यामू, ये शहर है, यहाँ महंगाई इतनी है कि एक छोटा सा कमरा भी लेने जाओ तो 6,000 रुपए प्रति महीना से नीचे का नहीं आएगा। क्या? लेकिन सुरेश भैया, हमने तो जाने कितने सपने देखे थे कि इस बड़े से शहर में हमारा भी एक छोटा सा घर होगा। अरे भाई, इस 5,000 में तुम्हारे महीने का खर्चा ही चल जाए, वही बहुत है। कोई बात नहीं जी, चलिए हम सड़क किनारे ही रह लेंगे। अब तो आदत भी हो गई है।
वो हेमा बोल रही थी कि यहाँ सभी औरतें भी काम पर जाती हैं, तो मैं भी कल से उसी के साथ ही जाया करूँगी।